जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर। और आज का जो सेशन होने वाला है वह आपका जो भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, जीके जीएस आधारित जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हम बात करते हैं एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका जो है कि आपका ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है, ठीक है, अभी फॉर्म भराना चालू हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका स्टेट लेवल पे तो बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, और फिर बात करते हैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। स्टेटस भी सर का दिखा रहा था। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठिएगा वहाँ पर आपको हद तक सहायता होगा। आप बड़े बड़े कोचिंग से मेरा कंटेंट का तुलना कर सकते हैं, एक से हर एक टीचर इंडिया का बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आप हमारा भी कंटेंट लीजिए, किसी से कम नहीं है, बस आप लगातार बन के रहिएगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आप लगातार बनकर रहिएगा और यह सेशन आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, ज़्यादा नहीं, आपका यह सेशन 35 मिनट का होने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव सेशन होने वाला है। चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो निर्वाचन आयोग का बात करते हैं तो यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है, यानी इसकी चर्चा कहीं ना कहीं हमारे संविधान में है। याद रखिएगा यह अनुच्छेद 324 में है, 324 में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और अगर हम भाग का बात करते हैं तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 में है। और निर्वाचन आयोग का गठन याद रखिएगा 25 जनवरी आपका 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या 1950 से ही मतदाता दिवस मनाना चालू किए हैं? तो बोलिएगा नहीं। तो कब से? तो याद रखिएगा मतदाता दिवस हम लोग 2011 से, कब से? 2011 से चालू किए हैं। और याद रखिएगा आप लोग जो एमएनपी सेवा करवाते हैं, एमएनपी जो सिम को पोर्ट करवा लेते हैं, एमएनपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, उसी को शॉर्ट में हम लोग अब बोलते हैं पोर्ट करवा लिए हैं, सिम पोर्ट करवा लिए हैं। और पहले हम लोग बोलते थे एमएनपी, पहले एमएनपी, अब लेकिन एमएनपी कोई नहीं बोलता, अब शॉर्ट में बोलता है पोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा एमएनपी सेवा 2011 से ही चालू हुआ है, एक सिम से दूसरे सिम में कंपनी में, ठीक है। और जो आपका 50 पैसा का जो आपका है उसको 25 पैसा जो है वह भी अमान्य आपका जो है वो 2011 से ही हुआ है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग का तो भारत के अंदर में निर्वाचन आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो सुकुमार सेन। कौन बने थे? सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और इस तरह चलते 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 वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह कौन है? तो याद रखिएगा आपका 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार, यही चेंज नहीं हुए हैं। और शक्तिकांत दास जो याद करते थे 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर, अब वो 26वें नंबर के नए बन चुके हैं आपके कौन? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर 26वें नंबर के। और याद रखिएगा निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक संवैधानिक आयोग है। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वो वाला गेट खोल दो, वो वाला 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। अगर हम बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 होता है, इसी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल भी 6 या 65 होता है। और आपको पता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति, जो कि आपके कितने नंबर के? 15वें नंबर के बने हैं। कितने नंबर के? और भारत
के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो थे वो नरहरि राव थे। नौसेना नियंत्रक, नौसेना नरहरि राव। और सीएजी जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका स्थापना अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच किया गया है और इसका नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया के तहत पद पर से हटाया जाता है? तो याद रखिएगा महाभियोग विधि के द्वारा। किस विधि? महाभियोग। अगर हम बात करते हैं तो महाभियोग विधि स्पेशल राष्ट्रपति के लिए आया है हमारे संविधान में, जो कि अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका। लेकिन महाभियोग जैसी विधि का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। यानी संसद का जब दोनों सदन के सदस्य जब अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देगा कि संजय मूर्ति को पद पर से हटाना है या फिर आपका जो है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाना है, तो वो हट जाएंगे। यानी इसको विशेष बहुमत कहते हैं। 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है। 2/3 का मतलब हो गया 66%। कितना परसेंट? 66%, ठीक है। और याद रखिएगा कि उसको पदच्युत करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया हम लोग लगाते हैं। अगला सवाल, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? थोड़ा यहाँ खोज देते हैं, उसके बाद फिर बोलने में भी मज़ा आएगा। हाँ, तो भारत के अंदर में सार्वजनिक मताधिकार मतलब हम मान लीजिए खड़ा हुए चुनाव में, इधर आप भी वोट दिए, आप भी वोट दिए और भी गांव समाज टोला का आदमी वोट दिया। यानी वोट जो होता है वो अपने मन से दिया जाता है जिसको हमको चुनना है। तो पहली बार भारत के अंदर में 1952 में 1951-52 लिया जाता है रेंज में। तो 1951-52 में पहली बार भारत के अंदर में राष्ट्रीय आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय आम चुनाव हुआ, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति 6 या 65 साल में जो पहले हो। अगला सवाल, मूल संविधान में आम चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी थी? बताइए। तो 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। हड़बड़ में बहुत बच्चा 18 वर्ष लगा के आ जाएगा। क्या 18 वर्ष मूल संविधान में था? तो नहीं। तो मूल संविधान में 21 साल और वर्तमान समय में 18 साल, और 21 से घटा के जो 18 किया है वो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किस प्रधानमंत्री के समय? तो राजीव गांधी के समय। और राजीव गांधी का जब नाम लेंगे तो याद रखिएगा राजीव गांधी के, आप लोग को पता है काल में तो एज तो कम हुआ ही हुआ है। और याद रखिएगा राजीव गांधी के समय, या फिर आपको बात करते हैं कि उसका उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा चॉकलेटी बॉय। चॉकलेटी बॉय के नाम से राजीव गांधी को जानते हैं। और राजीव गांधी के समय ही याद रखिएगा 10वां अनुसूची जोड़ा गया है, जो कि दल बदल है, जो कि दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को जोड़ा गया। और याद रखिएगा वर्तमान समय में दल बदल 2/3 भाग पर लागू होता है, लागू होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि। क्या नाम है? वीर भूमि है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं राजीव कुमार वर्तमान में किस पद पर है, तो वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि राजनीतिक दलों को राज्य स्तर या राष्ट्र दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो वो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। यानी हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार का काम होता है इलेक्शन कमीशन का, जैसे कौन कौन पार्टी को कौन कौन सा चुनाव चिन्ह देना है, कौन कौन सा वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करना है, किसका किसका नाम जोड़ना है, किस किस पार्टी को क्षेत्र पार्टी का दर्जा देना है, या किस किस पार्टी को राष्ट्र पार्टी मतलब जो कि आपका लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, बड़ा वाला पार्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत के अंदर में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी है। कितना राष्ट्रीय पार्टी है? कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 है। आप लोग याद रखने का
कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसे काहे बताते हैं, क्योंकि ऐसे आपको याद रहेगा ज़्यादा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी पहले कितना था, 6 था, वर्तमान में 8 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। आपको हम पहला बताए, वर्तमान समय का बताए, लेकिन इस 25 में से पहली महिला भी बनी है। तो वो महिला कौन थी? तो वो महिला जो थी पहली, याद रखिएगा, वो वीएस रमा देवी थी। कौन थी? वीएस रमा देवी, ठीक है। और जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे वो महिला नहीं थे, वो भारत के अंदर में पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीएस रमा देवी, याद रखिएगा, पहली महिला चुनाव आयोग। और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आप लोग को बता दें, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिस व्यक्ति की आयु, वयस्क मतलब बूढ़ा नहीं, जिस व्यक्ति की आयु 18 प्लस है और वह भारत का नागरिक है, तो वह आपका वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आएगा, अर्थात वोट देने लायक वह आदमी हो चुका है। तो उसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पे भारत में जो वोटिंग होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। 326 में, 324 में बताए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। लेकिन बोलेगा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही आपका होना चाहिए वोटिंग भारत में, इसका उल्लेख 326, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, 324 से लेकर 329 तक है, और यह आपका भाग 15 में, भाग 15 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की। देखिए कितना मस्त सवाल है। कहने का मतलब क्वेश्चन का यह तात्पर्य है कि एक समिति आया था भारत में, वो समिति ने सुझाव दिया था भारत सरकार को या चुनाव आयोग को कि जितना भी व्यक्ति भारत में है ना वोट देने वाला, उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन रखिए, यानी 10वां पास, 12वां पास या ग्रेजुएशन, ऐसे करके कुछ उसका निर्धारित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इससे यह होता कि अगर कोई अनपढ़ आदमी है, कोई मूर्ख आदमी है, या कोई नहीं पढ़ा लिखा है, गरीब असहाय है, तो वह वोट देने से जो है कि आपका वंचित रह जाता। तो समझ सकते हैं यही कहा था कि भारत के अंदर में वोट देने के लिए या चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश जो किया था वो के संथानम समिति ने किया था। किस समिति ने? के संथानम समिति। वही के संथानम समिति आप लोग को पता है वित्त आयोग के जो दूसरे अध्यक्ष बने थे वो संथानम साहब ही बने थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी कौन बने हैं, और दूसरे अध्यक्ष जो बने हैं वो संथानम। लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा था कि वित्त आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा वित्त आयोग के जो दूसरे नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वो पहले में उपाध्यक्ष थे। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में बात करते हैं, भारत के पहले नंबर के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, और उस समय जो उपराष्ट्रपति के पद पे काम कर रहे थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अगले स्टेप में वो जाके राष्ट्रपति का पद ले लिए, यानी पहले में उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बन गए। उसी तरह से वित्त आयोग में हुआ है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बोलेगा तो केसी नियोगी, और दूसरे नंबर के अध्यक्ष बोल देगा तो के संथानम। और यही के संथानम ने क्या कोई चुनाव आयोग से संबंधित सिफारिश किया था क्या? हाँ, तो कम से कम आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ न्यूनतम एगो बेस फिक्स कर दीजिए। तो यह, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हुआ। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो कुछ भी लिखने के लिए नहीं जानता है, वो 18 प्लस है तो वो वोट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 18 प्लस होना चाहिए, यह अनुच्छेद 326 में, वयस्क मताधिकार 326 एकदम रट जाना है। जो चीज़ को आपको समझ में नहीं आता है, कंपटीशन को फोड़ना है,
इस कंपटीशन के भीड़ में अगर मार्केट में आग लगाना है तो समझिए आपको रटना भी पड़ेगा। यानी एक सब चीज़ हम समझ लेंगे, रटना भी पड़ेगा। यानी आपको जितना ताकत लगाना है, जैसे भी इसको कैप्चर कर लेना है माइंड में और जाके एग्जाम में तबाही मचा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ तथा मतदाताओं की उम्र 21 से घटा के 18 कर दिया गया। तो उस समय एक समिति आया था, उसका नाम था ताराकुंडे समिति। बहुत बार ये क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, तो कि भारत में वोट देने की आयु 21 से घटा के 18 जो किया गया वो ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर 1989 राजीव गांधी के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र देने की घोषणा किस समिति ने किया? लो रे भैया क्वेश्चन, यानी वोटर कार्ड जो देना प्रारंभ हुआ उसके लिए भी एगो समिति आया है। बताइए ये समिति का नाम क्या है? तो आप लोग को बता दे, इसका नाम है श्याम लाल सकधर समिति। श्याम लाल सकधर। अब कैसे एग्जाम में हम मारेंगे? तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति बिना वोटर कार्ड का चल जाएगा वोट देने के लिए, तो वहाँ का जो रहेगा कर्मचारी वगैरह वोटिंग करवाने वाला वो शक में आ जाएगा कि ये दोबारा तो झोल करने नहीं आ गया है। तो याद रखिएगा, 100 का शक जिस ऑप्शन में लगा हुआ रहेगा इस क्वेश्चन को आप नस्ते नाबूद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 समिति पढ़े होंगे अभी तक, बार रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको पहला समिति हम बताए, कौन सा समिति? के संथानम समिति। के संथानम ने बोला कि भैया कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद बताए ताराकुंडे समिति 21 से घटा के 18 वर्ष। और तीसरा समिति हम लोग पढ़ रहे हैं सकबला, यानी कोई व्यक्ति को जब शक होगा तो उसको धर लेंगे, यानी सकधर। सकधर नाम के व्यक्ति कहिए या समिति कहिए, वही जो है कि आपका क्या किया? परिचय पत्र। और यहाँ तक एक बार सवाल पूछता है एग्जाम में कि ये जो आपका, रुक गया वीडियो का, सही है ना, देखते रहना। तो वहीं आपका वोटर कार्ड पे जब बना था ना पहली बार, तो उस पे पहले आदमी का फोटो नहीं लगा हुआ रहता था, लेकिन आज जब वोटर कार्ड बनाइएगा तो उस पे फोटो भी रहता है, कोना में चिपका हुआ। और एग्जाम सब देने जाएगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि आपका फोटो युक्त पहचान पत्र लगेगा, यानी फोटो उसमें चाहिए। तो पहली बार 1975 में फोटो युक्त पहचान पत्र वोटर कार्ड छपना चालू हुआ। लेकिन वोटर कार्ड के लिए किसने सिफारिश किया था? तो सकधर नाम के व्यक्ति ने। हाँ, श्यामलाल सकधर। ठीक है, यानी शक पे धरना है तब फोटो रहेगा। तो आगे, किस समिति ने मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की सिफारिश किया था? कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे अभी जाते हैं तो हम लोग ईवीएम में वोट कर देते हैं सट से, ये इसकी सिफारिश किस समिति ने किया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति। बहुत वीवीआई, ये इतना नहीं पूछेगा आपको कि मशीन का सिफारिश किसने किया था, लेकिन अपना लेवल हाई रखिए। वहाँ सीधा पूछेगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। ठीक है, वहाँ एग्जाम में देगा ऑप्शन केंद्र राज्य संबंध से, चुनाव सुधार से, बैंकिंग से। तो आपका आंसर जाएगा चुनाव सुधार से। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति। समझ में आ गया? और एगो बता देते हैं, एक समिति था लोढ़ा समिति। ठीक है, लोढ़ा समिति जो था वो याद रखेगा कि वो जब देखते होंगे बहुत, जब चुनाव वगैरह या कहीं भी होता है, बड़ा जब नेता रहता है, नहीं कहते हैं कि नेता ही आतंकवादी को पालता है। ये चीज़ हकीकत है। नेता लीडर जो बड़े रहते हैं वो आतंकवादी को पालते हैं, समझ लीजिए, वो हकीकत है। तो जब देखते होंगे कि नेता लीडर जब बड़ा होते हैं और इधर आतंकवादी से जो है कि साँठ-गाँठ रहता है दोनों का, आतंकवादी और नेता का साँठ-गाँठ को दूर करने के लिए लोढ़ा समिति ने सिफारिश किया था। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा कि जितना समिति बता रहे हैं आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन करंट में भी है, स्टैटिक में भी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं जल्दी से बताइएगा।
तो याद रखिएगा कौन बने हैं, तो अरविंद पनगड़िया। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग है, लेकिन इससे पहले 15 गो हो चुका है। तो 15 गो में से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, दूसरे का संथानम, और तीसरे का याद रखिएगा कौन हुए, चंदा, और चौथे का राजमन्नार हुए हैं। इस तरह करके आप याद रखेगा। 14वें के वाई.वी. रेड्डी हैं, 15वें के एन.के. सिंह थे, और 16वें नंबर के अरविंद पनगड़िया। और वही अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे 2015 में, जब नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, तब जाके आपका इसका उपाध्यक्ष कौन बने थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका अरविंद पनगड़िया 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत कुल 5 सदस्य को मिला के प्रत्येक 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का सबसे प्रमुख काम होता है केंद्र और राज्य के बीच आपका वित्त का बंटवारा करना। किसका बंटवारा करना, वित्त या वेतन का या पैसा का बंटवारा करना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, निर्वाचन आयोग को पहली बार किस वर्ष 3 सदस्य आयोग बनाया गया था। निर्वाचन आयोग को पहली बार 3 सदस्य आयोग जो बनाया गया था वो 1989 में। कब बनाया गया था, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में जब हुआ था संवैधानिक आयोग के रूप में, तब इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष होते थे, अर्थात एक ही काम संभालते थे। लेकिन धीरे धीरे चुनाव का विस्तार होता गया, अलग अलग बहुत सारा राज्य बनता गया, प्रेशर बढ़ता गया। तो याद रखिएगा 1989 में यह एक सदस्य बढ़ के कुल 3 सदस्य हो गया। कितना सदस्य, तो किस वर्ष, 1989। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, याद रह जाएगा एकदम सब दिन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद में पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन या त्रिशंकु सरकार का गठन भी 1989 में हुआ था। त्रिशंकु शब्द जैसे माइंड में आएगा, और आपका चुनाव आयोग भी 3 सदस्य बना था, वो 1989 मारिएगा। ठीक है, 1989 मारिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है त्रिशंकु वाला। ठीक है, 1989। और इधर आपका चुनाव आयोग पहली बार 3 सदस्य आयोग कब बना, 1989 में। और याद रखिएगा आगे चल के कुछ दिन के लिए फिर से इसको हटा दिया गया था 3 सदस्य। ठीक है, फिर एक लाया, लेकिन 1993 में दूसरी बार इसे 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। और 1993 से लेके अभी तक जो है निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ कितने सदस्य आयोग, 3 सदस्य आयोग। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं या फिर इसके जो मुख्य व्यक्ति हैं, मुख्य चुनाव आयोग, वो राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुनाव सुधार समिति आपको ताराकुंडे बता दिए, दिनेश गोस्वामी बता दिए, के संथानम बता दिए। उसके बाद फिर आपको एक और समिति हम बताए थे जो कि आपका क्या किया था, नहीं, लोढ़ा समिति बताए थे। साथ में साथ एक और समिति बताए थे आपका श्यामलाल सकधर, श्यामलाल सकधर, यानी शक में हमको धरना, यानी परिचय पत्र। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो दिनेश गोस्वामी समिति, इलेक्ट्रॉनिक नो, दिनेश नो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक समिति दिनेश गोस्वामी। और एक और समिति याद रखिएगा बहुत फेमस, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गया, संथानम हो गया, आपका जो है कि सकधर हो गया, आपका ताराकुंडे हो गया। ये सब चुनाव आयोग से किससे संबंधित है, चुनाव। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है दिनेश गोस्वामी। अभी भी बता रहे हैं, दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्ता समिति दोनों याद करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की खर्च की सीमा कितना किया है। यानी अगर कोई लोकसभा सदस्य चुनाव में खड़ा हो रहा है तो चुनाव प्रसार में देखते हैं वो एकदम पूरा अनाप शनाप पैसा एकदम खर्च करता है। ठीक है, जो पैसा वाला एगो मुखिया में आदमी जो है कि 10 लाख रुपया खर्चा कर देता है, 20 लाख रुपया खर्च कर देता है। एगो मुखिया सरपंच का जब चुनाव होता है, प्रधान जो यूपी एमपी में बोला जाता है प्रधान का चुनाव, ठीक है, हम लोग कहते हैं बिहार में उसको मुखिया कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आदमी 10 लाख 15 लाख खर्चा कर देता है। तो वही क्वेश्चन है कि अगर कोई एक लोकसभा का चुनाव बंदा लड़ रहा है
ठीक है, उम्मीदवार लड़ रहा है तो वो अधिकतम चुनाव प्रचार में कितना रुपया खर्च कर सकता है। तो याद रखिएगा, यह अधिकतम आपका, अगर आप लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो 95 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं, यानी 1 करोड़ मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 95 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर आप विधानसभा सदस्य यानी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अधिकतम आप 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। कितना लाख रुपया? 40 लाख। यानी लोकसभा सदस्य अधिकतम कितना खर्च करेगा? 95 लाख। विधानसभा सदस्य कितना खर्च करेगा? 40 लाख। आप ये सब याद रखिएगा। कम से कम 2 महत्वपूर्ण सवाल आपको बताएं, कहीं भी गांव समाज में आप इसको किसी 10 व्यक्ति के बीच में इस तरह का कंटेंट जब मार्केट में निकालिएगा तो सबका हवा लीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसने कहा है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का सिफारिश किसने किया है? के संथानम। किसने कहा है? के संथानम। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेता है? तो आपको पहले हम सवाल समझाते हैं क्या है। सवाल यहाँ है कि किस अनुच्छेद के तहत, हम अनुच्छेद पूछ रहे हैं। अगर एक कोई अनुच्छेद है उसमें यह नियम है कि अगर राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य अगर कोई गलती किया है, मान लीजिए कि लोकसभा सदस्य है, मान लीजिए वो कोई मर्डर, अक्सर मर्डर किया हुआ आदमी ही उतना बड़ा आदमी बनता है, सांसद वगैरह, विधायक वगैरह जो रहता है वो मतलब समझिए अक्सर उसका बैकग्राउंड देखिएगा, हकीकत बात जो है उसका बहुत गलत बैकग्राउंड रहता है। ठीक है, ऐसे सभी के लिए नहीं है लेकिन अधिकतर देखने के लिए मिलेगा आपको, नहीं तो आप अपने क्षेत्र का देख सकते हैं, शायद ही उसका साफ बैकग्राउंड रहता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर कोई लोकसभा सदस्य के बारे में अगर कोई भी प्रश्न, अगर केस मुकदमा, इस तरह का मैटर जिस पे उस पर छवि खराब हो रहा है, अगर इस तरह का बात अगर आपका राष्ट्रपति अगर उनके विरुद्ध लाता है तो वह सबसे पहले निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा या किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है। यानी लोकसभा सांसद के निहरता, यानी वो हकीकत में कैसा उसका करैक्टर का है, नहीं है उस पर, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पर अगर 2 साल का ज़्यादा सजा सुना दिया गया है ना, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसा भी प्रावधान में है। तो इस तरह का कोई घटना ना वो घटित करके आया हो, उसको ब्रेक करने के लिए तो उसको सबसे पहले अनुच्छेद 103 का सहायता लेना पड़ेगा। किसका सहायता? 103। यानी अनुच्छेद 103 के तहत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से लोकसभा सदस्य के निहरताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा। बहुत फेमस सवाल, बहुत फेमस सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, किस इतिहासकार ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दल व्यवस्था का एक दल प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? कहने का मतलब यह है कि एक समिति बनाता चुनाव, जब भारत के अंदर में जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था, जब चुनाव वगैरह होने लगा भारत में बहुत, जब चुनाव होने लगा भारत में बहुत सारा, तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी नाम का एक इतिहासकार था। उन्होंने कहा कि भारत में भले बहुत दल है, यानी बहुत सारा दल है, बहुत सारा पार्टी है, देखते होंगे, अगर हकीकत बात करते हैं तो भारत के अंदर में वर्तमान समय में छोटा से बड़ा पार्टी अगर देखते हैं तो कुल 1600 पार्टी है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो 1600 पार्टी है। किसी को बताइएगा तो वो अचंबा रह जाएगा, हकीकत यही है। भले राष्ट्रीय पार्टी 8 गो है, हम कुछ देर पहले चर्चा किए हैं आपके साथ, ठीक है, जिसमें कि अब बीजेपी, कांग्रेस वगैरह आप देखते हैं, आम आदमी पार्टी, एनपीपी, ये सबको मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कुल छोटे बड़े पार्टी मिला के, तो कुल 1600 पार्टी। और याद रखिएगा, और इसमें से जो सबसे ताबड़तोड़ शुरुआत के दिनों में था वो कांग्रेस था कि नहीं? यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से लेके 1977 तक सिर्फ एक पार्टी दबदबा बनाए रखी और वह पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तब जाके आगे चल के आपका भारतीय जनता पार्टी दबदबा बना के वो टक्कर देना चालू किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1950 से 1977 के बीच में कि
भारत में बहुत सारा पार्टी देखने के लिए मिला, बहुदलीय देखने के लिए मिला, लेकिन दबदबा सिर्फ एक दल का रहा। बस यही चीज यहाँ पर आपको बोला गया है। क्वेश्चन अब समझ हम पढ़ते हैं, आपका भाषा आसानी से माइंड में कैच कर जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा था प्रश्न। क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष, तो सही बात है, स्वतंत्रता यानी 1947 या 50 के बाद प्रारंभिक वर्ष मतलब 20-30 साल तक ले लीजिए, प्रारंभिक वर्षों की भारत की दल व्यवस्था यानी भारत में जो दल का व्यवस्था था, पार्टी का जो व्यवस्था था, वह एक दल प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। यानी एक दल का प्रभुत्व था या नहीं था, तो था। तो ऐसा कहने वाला इतिहासकार रजनी कोठारी था। कौन था? रजनी कोठारी। बताइए कंटेंट में पावर है कि नहीं? तो कंटेंट में पावर भैया जबरदस्त है। हम भी बहुत जगह पढ़े हैं, ठीक है, हम भी बहुत जगह पढ़े हैं, तभी आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है, इतना कंटेंट में। बस लगातार मेहनत कीजिए। और बस यही कमी है कि यही अगर बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड और बहुत बड़ा मंच रहता ना, तभी धुइयां उड़ जाता, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, समय का इंतजार करना आदमी को आना चाहिए अगर उनको आगे बढ़ना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आप लोग को बताना है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में है। यानी संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी है, और हिंदी आप लोग को पता है वह देवनागरी में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के तहत किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत का कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी मानते हैं, लेकिन हकीकत में कोई राष्ट्रीय खेल भारत का नहीं है। और याद रखिएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वह याद रखिएगा आपका हॉकी है, ठीक है। यानी भारत पाकिस्तान का लगभग एक ही है, लेकिन ओरिजिनल में अगर हम देखते हैं, ओरिजिनल में भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। और नेपाल का देख लेते हैं। वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है ना 2016 तक दंडी बियो था। 2016 तक दंडी बियो था। यानी दंडी बियो का मतलब आप लोग देखते होंगे तल्ली डंटा, मतलब कि गुल्ली डंटा, ठीक है, लकड़ी का बना के जो वो साइड जो पूरा छील के जो खेलते हैं, ठीक है, गुल्ली, हाँ, तिल्ली बित्ती भी गांव में कहते हैं, गुल्ली डंटा भी कहते हैं, ठीक है। वो दंडी बियो था आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल 2016 तक। लेकिन 2016 के बाद वो अपडेट किया भैया, अब हम भी 2015 में संविधान लागू हो गए हैं, 16 के बाद हम अपडेट मारते हैं अपने खेल में। तो याद रखिएगा 2016 के बाद वो वॉलीबॉल वगैरह हो चुका है वहाँ का, ठीक है। और नेपाल का संविधान 2015 में लागू है, आप लोग को पता है। तो चलिए अब हम ज़्यादा आपसे हम टाइम नहीं गवाते हैं, क्योंकि थोड़ा समय हो गया है। तो इसी तरह से आपको हम सिलेबस डालेंगे, आप लोग सिलेबस पढ़िएगा। और आपका सिलेबस जो है 10:30 बजे रात में हमारे टेलीग्राम चैनल कौशल GK GS स्टडी ग्रुप पर मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है कि आपके डिस्क्रिप्शन में जो देख पा रहे हैं उसके वीडियो में नीचे देखिएगा, उस पर मिल जाएगा। आप आराम से उससे क्लिक करके आप उस चैनल पे जुड़ जाइए और आप फ़ायदा उठाइए। एक से एक बेहतरीन कंटेंट के लिए हम डेली उपस्थित होते हैं आपके बीच लाइव सेशन के रूप में 8 बजे रात में। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड जो ये क्लास मिला वो लगभग आपको 10 बजे के आसपास मिल जाता है। और रात में आपको जो है कि सिलेबस 10:30 से पहले तक मिल जाता है। आप लोग आसानी से पढ़िए और अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करते हुए इस बार झंडा 2025 में जनवरी माह में बोल रहे हैं और लास्ट तक गाड़ना आवश्यक है, ठीक है। तो आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।